एवरीवन, मैं शिल्पा दुआबी से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन हब पर। रिसेंटली देश ने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट साइरस मिस्त्री के रूप में खोया है और उनकी मृत्यु पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि देश ने एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट खोया है। क्या किसी एक व्यक्ति की मृत्यु इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बोलना पड़े कि इट इज़ अ वेरी बिग लॉस फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री? अभी ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि साइरस मिस्त्री जो कि खुद नाम ही अपने आप में एक ब्रांड था। साइरस मिस्त्री जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आज जब उनका नाम लिया जाता है या फिर अपने बिजनेस को वो जिन ऊंचाइयों पर लेकर गए, तो कुछ तो ऐसा उन्होंने अपने बिजनेस के लिए नए आइडियाज या इनोवेशन हथियाए होंगे कि जिसकी वजह से आज उनका नाम इतने बड़े नामी ग्रामी इंडस्ट्रियलिस्ट में लिया जाता है। तो उसके लिए कुछ तो उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अपनाया होगा, क्योंकि अगर मार्केट में स्टे करना है किसी भी बिजनेस को तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि कंपटीशन को रिमूव हो रहा है। इतने सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हम उन ब्रांड्स को यूज कर रहे हैं। दिन भर में हम कितनी बार हम एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम अगर ले रहे हैं तो कुछ तो ऐसी खासियत होगी ना उस ब्रांड में जो कि उसे बाकी के ब्रांड से अलग कर रहा है, उसे कंपटीशन से अलग कर रहा है, और वो इतने सालों के बाद भी कंपटीशन में टिके हुए हैं। वैसे तो आईपीआर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, क्योंकि यूएस, यूरोपियन यूनियन और बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में पेटेंट्स और आईपीआर को हमेशा से ही बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन इंटरनेशनली उनके इन्वेंशंस को, इंटरनेशनली उनके आईपीआर या जो भी उन्होंने नया मार्केट में लेकर आना चाहते हैं उसे ग्लोबली कैसे प्रोडक्ट किया जाए, इसकी बात स्टार्ट हुई थी इन 1873 वियना में। क्योंकि वियना में जब एक एग्जीबिशन थी और सभी इन्वेंशंस वहाँ पे एग्जिबिट होनी थी, मीन सभी इन्वेंटर्स को अपने इन्वेंशंस को वहाँ पे एग्जिबिट करना था। तो उस वक्त उनके मन में ख्याल आया कि अगर यहाँ पे एग्जीबिशन में ही हम अपने इन्वेंशंस को सबके सामने डिस्क्लोज कर देंगे तो हमें उसकी प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी इंटरनेशनली? कोई भी हमारे आइडिया को यहाँ पे चुरा लेगा और अपनी कंट्री में जाके उससे इनकम जनरेट करेगा, उससे पैसा कमाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए गठन हुआ पेरिस कन्वेंशन का, जो कि एक सम्मेलन हुआ पेरिस में इन 1883। किसके लिए ये हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जो कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स को बढ़ावा दे रहा था। अभी पेरिस कन्वेंशन, जिन भी कंट्रीज मेंबर बनी पेरिस कन्वेंशन का, तो उनके लिए ज़रूरी हो गया कि अगर वो मेंबर बन रहे हैं पेरिस कन्वेंशन का तो उनको उस कंट्री में अपने प्रोटेक्शन कर सकते हैं। किसके रिलेटेड? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड वो अपने प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई थी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की। लेकिन अगर कॉपीराइट के रिलेटेड कोई आइडियाज या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क, कोई म्यूजिकल वर्क या फिर कोई बुक, फिल्म, म्यूजिक, आर्किटेक्चरल वर्क अगर होता तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन थी? तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन आया एज अ बर्नी कन्वेंशन इन 1886। अभी क्या हो गया कि पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्ट कर रहा था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को और बर्नी कन्वेंशन प्रोटेक्ट कर रहा था कॉपीराइट को। लेकिन फिर जरूरत पड़ी कि इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा? इसलिए इन दोनों को यूनाइटेड करके, इन दोनों की एक यूनियन बना के इन 1893 BIRPI करके एक ट्रीटी तैयार की गई, जिसे यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम दिया गया। और यही BIRPI आगे चल के डिसॉल्व हुई इन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि आज हम वाइपो बोलते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कोई भी मैटर हो या IPR से रिलेटेड कोई भी मैटर हो ग्लोबली, वो सब आता है वाइपो में। अभी वाइपो ने क्या किया? वाइपो ने गठन किया 21 इंटरनेशनल ट्रीटीज का गठन किया, क्योंकि क्रिएटर को या फिर इनोवेटर्स को पूरा राइट था कि वो अपनी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करें, लेकिन वो किस रूप में प्रोटेक्ट करें? ये सब आया इन इंटरनेशनल ट्रीटीज में, क्योंकि जब वो इंटरनेशनली अपने प्रोटेक्शंस कर पाएंगे तभी तो उनको बढ़ावा मिलेगा कि वो और इनोवेशन करें, और उससे एक तो मोरल सपोर्ट मिले उन्हें और इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिले। अब WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया भर में किसी भी तरह के व्यापार को बढ़ावा देने की संस्था है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सभी देशों में या दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड मैटर्स को
सॉल्व करने की संस्था है। तो इन दोनों ने मिलकर एक गठन किया ट्रिप्स का। ट्रिप्स क्या कर रहा था, जो कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के IPR के रिलेटेड जो भी ट्रेड होगा उसे बढ़ावा दिया जाएगा अंडर द ट्रिप्स। भारत में IPR को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कौन कौन से लॉ तैयार किए गए जिससे कि इन सभी IPR के रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व किया जाए और बढ़ावा दिया जाए और सभी इन्वेंटर्स को इसका फायदा हो सके। सबसे पहले आया कॉपीराइट एक्ट 1957, फिर आया पेटेंट एक्ट 1970, फिर ट्रेडमार्क एक्ट 1999, देन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट इन 1999, देन सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन एक्ट 2000, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अभी ऐसा नहीं कि जो ये एक्ट तैयार हो गए उस ईयर में तो वही रहे, लेकिन सब में बहुत सारे संशोधन हुए टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट्स IPR की चेंज होती रही, इसलिए इन एक्ट्स में अमेंडमेंट्स और संशोधन भी उसी तरीके से होते रहे। और IPR के रिलेटेड सभी मैटर्स को हैंडल किया जाता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क, यानी कि CGPDTM के द्वारा। और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक आविष्कार पेटेंट करने योग्य है और एक आविष्कार पेटेंट करने योग्य नहीं है। अब इसका पता कैसे चलेगा, यही सब आता है न्यू इन्वेंशंस में। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 29 से सेक्शन 34 ही बताता है कि न्यू इन्वेंशंस क्या है, कि ऐसे कौन कौन से आविष्कार हैं कि जिनको पेटेंट कर सकते हैं और जिनको पेटेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या कहता है कि अगर किसी क्रिएटर की नॉलेज के बाहर अगर उसकी क्रिएशन को या फिर उसकी इन्वेंशन को पब्लिश किया गया है तो वो भी आएगा एज अ न्यू इन्वेंशन, क्योंकि किसी भी इन्वेंशन को जो कि उस इन्वेंटर के कंसेंट के बिना पब्लिश की गई है उसे प्रायर आर्ट नहीं बोला जा सकता। प्रायर आर्ट यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन अगर हम इंटरनेट पे सर्च करें वो हमको इजीली मिल जाए, वो आता है प्रायर आर्ट में। या फिर ट्रायल के लिए यूज किया जा रहा है अगर किसी पेटेंटेड प्रोडक्ट को, तो वो भी नहीं आएगा एज अ प्रायर आर्ट। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें कि अगर एक कंपनी का एक ड्रग है और उस ड्रग पे पेटेंट है, लेकिन उसी ड्रग को क्लिनिकल ट्रायल करके कंपनी अपना खुद का नया ड्रग तैयार करना चाहती है, तो उसे वो क्या चाहिए, एक ड्रग का स्मॉल अमाउंट चाहिए ताकि वो उस पर ट्रायल कर सके और जो वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकती है वो कंपैरिजन कर सके। तो ये आता है अंडर सेक्शन 29 जो कि प्रायर आर्ट का पार्ट नहीं है। फिर आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है कि सेक्शन 30 की अगर किसी इन्वेंटर ने अपनी इन्वेंशन को किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के सामने डिस्कस किया है या फिर किसी गवर्नमेंट के किसी ऑथोराइज्ड पर्सन जो कि उसकी एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज कर रहा है, अगर उसके आगे डिस्कस किया है तो वो भी प्रायर आर्ट में नहीं आता है। प्रायर आर्ट यानी कि कोई इंफॉर्मेशन अगर हम सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो हमको वो इजीली मिल जाए, वो होता है प्रायर आर्ट। लेकिन अगर हम उसमें अपना कुछ नयापन डाल रहे हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशंस करके ऐसा कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो अभी तक मार्केट में किसी कंपनी ने या फिर किसी ने भी लॉन्च नहीं किया है, वो आएगा अंडर द न्यू इन्वेंशन। सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग अगर किसी इन्वेंटर ने अपनी इन्वेंशन के किसी भी पार्ट को एज अ आर्टिकल करके पब्लिश किया है किसी जर्नल में या फिर एज अ सिंपल एक आर्टिकल उसने कहीं पे पब्लिश कर दिया है, तो वो भी नहीं आएगा प्रायर आर्ट में, बशर्ते कि वो अपनी इन्वेंशन को जिसका कि उसने आर्टिकल पब्लिश किया है, अगर वो उसे पब्लिकेशन के विदिन 1 ईयर अगर उसका पेटेंट फाइल कर रहा है तो दैट इज नॉट कमिंग अंडर द प्रायर आर्ट। फिर आता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या कह रहा है, सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग में कि अगर किसी इन्वेंटर ने अपनी इन्वेंशन को कहीं एग्जीबिशन में शो किया है या फिर कहीं पब्लिक प्लेस पे उसे शो किया है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे या फिर किसी एग्जीबिशन में उसे एग्जिबिट करने के बाद या फिर लोगों को शो होने के बाद एक पब्लिक प्लेस पे अगर वो विदिन 1 ईयर उसका पेटेंट फाइल कर रहा है तो वो भी नहीं आएगा प्रायर आर्ट में। सेक्शन 33, अगर किसी इन्वेंटर के पास इन्वेंशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है और वो उस इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना चाहता है अपने कंपटीटर से, तो वो क्या कर सकता है, एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन ये प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ना तो कभी एग्जामिन होगी और ना ही कभी पब्लिसाइज होगी, क्योंकि
पेटेंट को एग्जामिनेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जब तक इन्वेंटर अपनी इन्वेंशन में कंप्लीट डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है विद द वर्किंग ऑफ द पेटेंट, उसका कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट नहीं दे रहा है, डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है, क्लेम्स नहीं दे रहा है, फील्ड ऑफ द इन्वेंशन नहीं दे रहा है, अगर वो ये सब चीज़ें मेंशन नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट एप्लीकेशन विल नॉट बी एग्जामिन्ड। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना पड़ता है, क्योंकि प्रोविजनल फाइलिंग से वो क्या कर रहा है कि वो सिर्फ प्रायोरिटी डेट ले रहा है, उसको सिर्फ प्रायोरिटी एप्लीकेशन का बेनिफिट मिल रहा है, ताकि कोई और अगर उसी फील्ड में या फिर सेम इन्वेंशन को अगर फाइल करना चाहता है तो दैट पर्सन इज डिसबारिंग। ठीक है, तो अभी वो क्या कर रहा है कि जब तक वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं फाइल करेगा, उसकी एप्लीकेशन ना तो एग्जामिन होगी और ना ही कभी पब्लिसाइज होगी। लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में प्रोविजनल फाइलिंग से कंप्लीट फाइलिंग के ड्यूरेशन में अगर वो एप्लीकेशन को इंडिया में यूज़ कर रहा है किसी तरीके से, या फिर उसे पब्लिकेशन कर रहा है अपनी इन्वेंशन का, तो दैट विल ऑल्सो नॉट कम अंडर द प्रायर आर्ट। अब सेक्शन 34 क्या क्या कहना है। सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क किसी भी पेटेंट एप्लीकेशन को सिर्फ इस बेसिस पर रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एप्लीकेशन या तो अंडर सेक्शन के आ रही है, या फिर सेक्शन 30 के अंतर्गत आ रही है, या फिर सेक्शन 31 या फिर सेक्शन 32 के अंतर्गत आ रही है। अगर पेटेंट एप्लीकेशन इनमें से 29 से लेके 32 के अंतर्गत किसी भी फील्ड में आ रही है तो दे कैन नॉट रिफ्यूज़ द पेटेंट एप्लीकेशन। तो ये बात की हमने कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि प्रायर आर्ट हो सकता है या फिर न्यू इन्वेंशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो सभी आ गया है सेक्शन 29 से लेके सेक्शन 34 तक। आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग मी, ताकि मैं आपकी क्वेरीज को इजीली सॉल्व कर सकूं, या फिर इसके रिलेटेड न्यू इन्वेंशंस के या फिर सेक्शन 29 से सेक्शन 34 के रिलेटेड अगर कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।